जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और जो कि अब सोनू सर क्लासेस के नाम से अपडेट कर दिया गया है। लर्न इन अ डिफरेंट वे, पढ़ेंगे एक अलग अंदाज में। और आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है मेजरमेंट यानी कि मापन, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल वाली यानी कि 1 फरवरी वाली क्लास में आप सभी को ये वाली क्लास नहीं मिल पाई थी बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग्स जो है वो मतलब जो भी चीजें हैं पहले से वो प्रिपरेशन करने में या टेक्निकल इशू जैसे थोड़ा सा डिले हो गया था। बट ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा, सारी क्लासेस ऑन द टाइम होंगी अपनी। सारी ऑब्जेक्टिव क्लासेस आपकी यूट्यूब पर अपने टाइम पे होगी। देखिए आपके पास ऑप्शन दो हैं, आप चाहें तो ऐप से भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप यूट्यूब पे भी लाइव में जुड़ सकते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप चाहे तो जो मन करे वो कर सकते हैं। आप मन करे ऐप में पढ़िए, मन करे आपको यूट्यूब पे पढ़िए। ऑब्जेक्टिव तो दोनों जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्लासेस जब भी हो यूट्यूब पे, वहां पे आप सभी लोग यूट्यूब पे आइए, ठीक है। और यूट्यूब पे सारी ऑब्जेक्टिव क्लासेस लीजिए। आपको स्पेशल जो ऐप में मिल रहा है वो है क्विज़ेस प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि चीजें हम लोग सीखने के बाद जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक हम अपना हाथ नहीं साफ करते हैं, वो हमको अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो क्विज़ेस आपके लिए एक बहुत शानदार तरीके से काम करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। और क्विज़ेस भी इस तरह से डिजाइन किए जा रहे हैं कि वहीं से डिट्टो आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा में उठ के आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऐप में, और यही स्पेशलिटी है आपके ऐप की। प्लस आपके जितने भी पीडीएफ और नोट्स होंगे, आज कोई क्लास हुई तो आज के नाइट में आपकी वो पीडीएफ और नोट्स जो है उसी क्लास के बगल में इंक्लोज्ड कर दिया जाए। 1 दिन का डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हम ट्राई करेंगे कि आज क्लास हुई तो आज के नाइट में वो पीडीएफ अपलोड कर दिया जाए। चूँकि आप भी जानते हैं ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगा जब, तो सारी चीज़ें करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और यूट्यूब की भी क्लासेस आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेंगे तो आप लोगों की जितनी संख्या रहेगी, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। और हम लोग आज के सेशन में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मेजरमेंट, ठीक है। इसका नाम है मेजरमेंट। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। तो इसका नाम क्या है भाई? मेजरमेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे मान लीजिए आप हैं एक ए और आपका दोस्त है, ठीक है। तो ए को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बी ने कुछ मात्रा में उसको जो है दिया, इतना कुछ उसको दिया, ठीक है। उसका कोई कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना उसको कुछ भी, कोई भी सामान, जैसे मान लो चावल घट गया तो चावल उसने दिया, ठीक है। फिर एक दिन बी को भी जरूरत पड़ गई और उसने ए से हेल्प मांगी। बट जब ए ने हेल्प किया तो इसने क्या किया कि उसको जितना इसने लिया था, ठीक है, उसको जो है क्वांटिटी तो कोई मेजरमेंट तो था नहीं, उसने अपने हिसाब से कुछ भी दे दिया। तो बी को ये लगा कि हमको जो भी चीजें ए ने दी है, मेरे दोस्त ने दी है, ठीक है, वो हमने जितना दिया था उससे कम है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए फिर हमको मेजरमेंट यानी मापन की जरूरत, यानी कि हम एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू किसी भी चीज के लिए फिक्स कर देंगे कि हमने जितना दिया है उतना ही लेंगे। जैसे एक बाल्टी मान लो, ठीक है। तो बाल्टी में हमने गेहूं भरा, हमने एक बाल्टी दिया है, हमें जरूरत रहेगी तो तुम भी एक बाल्टी हमें गेहूं दोगे। तो इस तरह से मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ और मेजरमेंट को हमने यूज किया, ठीक है। तो मेजरमेंट जो है मापन किससे, नीड से रिलेटेड है और वहीं से निकल करके आया है, ठीक है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट किन किन चीजों से मिल करके बना हुआ है। देखो जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, वो दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द टर्म, जैसे आप अपने लिए कुछ भी लेने गए दुकान पे, मान लो आपके वहां आलू हट गया, ठीक है। आप वहां जाके क्या कहते हो? 2 आलू दे दो? नहीं, आप कहते हैं मुझे 2 केजी आलू दे दीजिए, ठीक है।
तो 2 केजी में यहाँ पे 2 जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और जो केजी होती है वो यूनिट होती है, मात्रक होती है, जिस स्टैंडर्ड में आप चीजों को ले रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप दुकान पे जाइए और कहिए कि मुझे 2 किलो जो है वो 2 किलो हमको तेल दे दीजिए, ऑयल दे दीजिए, ठीक है? वो कहेगा कि 2 किलो नहीं होता है, ये लीटर में होता है, ठीक है? तो 2 लीटर मैं आपको दे सकता हूँ, केजी में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आप दूध दूध लेने जा रहे हैं तो आप 2 लीटर माँगेंगे, ठीक है? 2 लीटर माँगेंगे। तो 2 क्या है यहाँ पे आपका 2 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और लीटर क्या है आपकी यूनिट है। तो इस प्रकार से मेज़रमेंट यानी मापन आपका बनता है। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो इस प्रकार से आपका मेज़रमेंट आपका निकल कर के आया है। तो 2 भाग हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है जो कि न्यूमेरिकल मान को यानी आंकिक मान को प्रदर्शित करता है, उसके मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है और ये भी बताता है कि वो मात्रक कितनी बार उसमें सम्मिलित है। जैसे हम 1 केजी लिख रहे हैं तो मतलब ये जो केजी है इस मेज़रमेंट में 1 बार मिला हुआ है। हम 2 केजी लिख रहे हैं तो जो ये केजी है वो उस मेज़रमेंट में मापन में 2 बार शामिल। हम 10 केजी लिख रहे हैं तो मतलब ये जो केजी है जो जो ये मात्रा है ये 10 बार उस मापन में सम्मिलित है। ये हो गया आपका मेज़रमेंट का मतलब, ठीक है? और केजी तो आपकी यूनिट ही है। तो यूनिट क्या है? राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, कि भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या सेंस है? इसका क्या मतलब है? इसको भी समझो। कि व्युत्क्रमानुपाती कैसे आंकिक मान के होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई वैल्यू लिखी हुई है 1000 ग्राम, ठीक है? और ये कह रहा है कि जो यूनिट होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली इन द सेंस कि हमारा कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? यूनिट है। लाइक यूनिट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा और एकदम एक्यूरेट बात है। जैसे मैं यहाँ पे ग्राम को बढ़ा करके इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करूँ और ग्राम से मैं इसको केजी में कर दूँ, तो यही आपका केजी में जो 1000 ग्राम है वो 1 केजी हो जाएगा। यानी ये जो नंबर 1000 है, 1 के आगे 3 जीरो है, ये कन्वर्ट होकर के 1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 केजी। इस तरह से आपका यहाँ से चेंजेस आता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो आपका यूनिट होता है वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी, यूनिट घट जाएगी, यूनिट बढ़ी तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा। ठीक है? चलिए बढ़ेगा तो घट जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे राशियां तथा मात्रक की यानी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की। तो यहाँ पे 3 प्रकार की राशियां हैं, 2 मुख्य होती हैं। सबसे पहले तो मूल राशियां आती हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और इनके ही यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। दूसरा आपका आता है व्युत्पन्न राशियां जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं और जिन क्वांटिटीज को लिखने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प लेनी पड़ती है उसे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है? दूसरे टर्म में आप अगर यहाँ पे यूनिट्स की बात करें अगर डिराइव्ड यूनिट्स की तो जिन यूनिट्स को लिखने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे व्युत्पन्न अ, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक है? तीसरा आपके होते हैं पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है? तो देखिए पूरक राशियां एवं मात्रक आपके 2 हैं, ठीक है? रेडियन तथा स्टेरेडियन जिनके जो मात्रक हैं वो घन तथा कोण तथा घन कोण हैं। ठीक है? चलिए तो इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मूल राशियां तथा मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है? देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट हैं ये टोटल आपकी 7 हैं। टोटल कितनी है आपकी 7 हैं। तो 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फिक्स हैं 7, ठीक है? ये चेंज नहीं होती हैं, ठीक है? और इनकी जो यूनिट्स हैं वो भी फिक्स हैं और इन्हीं के आधार पर डायमेंशन भी लिखा जाता है जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ये 7 कौन-कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनको देखिए। ये हैं आपकी लंबाई लेंथ, द्रव्यमान यानी कि आपका मास और समय यानी कि आपका टाइम, वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ताप यानी कि टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता यानी कि आपकी
ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और मूल राशियां ये सभी आपकी हैं, ठीक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक जो होते हैं, जो यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंट, ठीक है। जैसे आपका जो दूरी होगी, जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसको हम लोग किस में, मीटर में मेजर करेंगे। जो द्रव्यमान यानी कि मास है उसको केजी में मेजर करेंगे। जो आपका टाइम है उसको सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे धारा है उसको एम्पियर में मेजर करेंगे। जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में मेजर करेंगे। जो आपका यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता, उसको कैंडेला में मेजर करेंगे। और जो आपकी पदार्थ की मात्रा है उसमें मोल में जो है हम लोग मेजर करते हैं। तो ये सभी जितनी भी 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स ही आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक की अगर हम बात करें तो इनमें दो का नाम आता है। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं यानी डायमेंशंस नहीं होती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, डायमेंशन मतलब अगर हमको डायमेंशन लिखते टाइम m0 l0 t पे पावर 0 मिलते हैं तो हम तुरंत कह देंगे कि वो कौन सी पूरक राशियां हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कैसे कौन कौन से हैं ये। तो आपकी दो जो ये आते हैं वो आपके तलीय कोण, ठीक है, यानी कि प्लेन एंगल, और घन कोण आपका क्यूब एंगल आते हैं। ये सभी दोनों आपकी पूरक राशियां हैं और इनकी जो यूनिट्स हैं, यानी कि जो इनके मात्रक हैं, वो क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन, तो इनकी रेडियन तथा स्टेरेडियन, ओके। चलिए तो ये आपके दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और यहाँ से इनकी संख्या पे क्वेश्चन बनता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। या ये भी कह सकता है कि निम्नलिखित दिए हुए ऑप्शन में से बताइए कौन सा मूल मात्रक है। उसमें दे देगा आपको आयतन, ठीक है, उसमें दे देगा आपको अन्य कोई और 3 यूनिट और 2 यूनिट, और उनमें एक दे देगा आपको द्रव्यमान, तो पूछेगा तो द्रव्यमान इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसीलिए ऑब्जेक्टिव की अलग क्लास हमने रखी है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव और थियरी होता है वो खिचड़ी बन जाता है एक साथ, ठीक है। मैंने पिछले सेशंस में देखा है कि अगर मैं थियरी भी कराऊं और उसी सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊं तो वो पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाता है, कुछ समझ में नहीं। लेकिन अगर आप दोनों को अलग-अलग करके पढ़ते हैं तो बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है और काफ़ी आनंद भी ले पाते हैं बच्चे स्टडी। और वो भी वही आपको करना है, आनंद लेना है, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बातों को ध्यान से सुनिए। पीडीएफ आपको एन्क्लोज्ड मिल जाएगा, ठीक है? वहीं से आपको स्टडी करना है, रिवीजन करना है, हर वीक के एंड में वहाँ से रिवाइज करते रहना, ठीक है? और यहीं से आप जो है परफेक्ट होते-होते चले जाओगे एग्ज़ाम तक। मैंने कल पहली सेशन में भी बताई थी केमिस्ट्री की कि मैं 2 से 3 बार रिवाइज करा दूँगा, तो वही आपके लिए बेहतर यानी कि मजबूती का काम करेगा, ठीक है? सॉलिड हो जाएगा आपके लिए, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक, तो जैसा कि इसमें हमने आपको बताया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इनमें हम लोग इनको लिखने के लिए जो कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेते हैं, तो ऐसे सभी क्वांटिटीज और यूनिट्स जिनको लिखने के लिए मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, वो सभी क्वांटिटीज एंड यूनिट आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट कहलाती हैं। लाइक जैसे हम आपको क्षेत्रफल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एरिया ले लेते हैं, ओके। मैंने क्षेत्रफल ले लिया, एरिया ले लिया, ओके। देखो तो एरिया का अगर हमको यूनिट लिखना होगा, देखो एरिया मतलब क्या, किसी का भी एरिया क्या हो सकता है। मान लो कोई हमारे पास वर्ग है तो उसकी यूनिट क्या हो सकती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो लंबाई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। और चौड़ाई की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही तो है, वो भी एक लेंथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से हम क्षेत्रफल के अलावा वॉल्यूम यानी आयतन की बात करें, वॉल्यूम यानी आयतन की बात करें, अगर आपको आयतन लिखना है किसी भी चीज का तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का अगर हम यूनिट लिखें तो लंबाई की यूनिट क्या होती है मीटर, चौड़ाई की यूनिट क्या होती है मीटर और ऊंचाई की यूनिट क्या होती है मीटर। तो मीटर गुणे मीटर तो कुल मिला जुला के यहाँ पे हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कुल मिला जुला के हमारी जो बेसिक 7 जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटीज और यूनिट उन्हीं की हेल्प से हम इनको लिख पा रहे हैं, उन्हीं की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी और इनकी जो भी यूनिट्स हैं वो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं। सीजीएस सिस्टम आता है सबसे पहले, तो हमारे मन में एसआई सिस्टम आएगा क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन एसआई में बनते हैं। एमकेएस सिस्टम आएगा, पुरानी से जो सिस्टम्स हैं वो है सीजीएस, एफपीएस, ये सभी। ठीक है, तो मेनली हमारे कौन कौन से हैं, सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है और लास्ट हमारा एसआई है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये हमारे चार जो है प्रचलित पद्धतियां हैं। ठीक है, चलिए आइए इनके अंदर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीजीएस पद्धति को यानी कि सीजीएस सिस्टम को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो ये पद्धति जो है वो गाशीय पद्धति यानी कि गॉसीय सिस्टम भी हमारी कहलाती है। ठीक है, इसमें लंबाई को किसमें, अब नाम से सीजीएस से क्या क्लियर हो रहा है, सीजीएस की अगर हम बात करें तो सीजीएस मींस सी मतलब सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ था वो सेंटीमीटर से हम लोग मेजर करते थे। जो यहाँ पे वजन था, ठीक है, जी फॉर वो ग्राम में मेजर होता था। ठीक है, वो हमारा ग्राम में मेजर होता था। और जो एस है, एस का मतलब सेकंड, यानी जो टाइम था वो हमारा सेकंड में मेजर होता था। तो सीजीएस सिस्टम जिसको हम लोग गॉसीय पद्धति यानी गॉसीय सिस्टम कहते हैं, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। ठीक है, ये आपको यहाँ से सीजीएस नाम से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे सीजीएस में बल और कार्य का सबसे ज्यादा यूनिट पूछा जाता है। यूनिट पे एक ट्रिक मैं लाऊंगा, उसके लिए अलग से मैं छोटा सा एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा ट्रिक्स का। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेंगे तो यूनिट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सीजीएस, तो याद रखेंगे सीजीएस, सीजीएस में जी आ रहा है तो जी मतलब गॉसी, अभी याद रखना। ठीक है, गॉसी, जी मतलब गॉसी। ठीक है, जो जिससे मिलता जुलता है उसी से हम आंसर करेंगे भाई। गॉसीय पद्धति पूछा कि भैया गॉसीय पद्धति इसमें से कौन सा है, तो जहां जी दिखा वही हमारा राइट आंसर है। तो जी मतलब गॉसी। ठीक है, ग्राम भी याद रखना, दोनों याद रखना। चलो अगला है आपका एमकेएस पद्धति यानी कि एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो यह सिस्टम जॉर्जीय पद्धति पर जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है। इसमें जो आपका वजन, जो आपका लेंथ था वो मीटर में मेजर किया जाता था। जो लेंथ था उसको मीटर में मेजर किया गया है। ठीक है, जो आपका वजन है यानी कि जो वेट है उसको केजी में यानी कि किलोग्राम में मेजर किया गया है। ठीक है, और जो आपका टाइम है उसको किस में मेजर किया गया है, टाइम को इसमें मेजर किया गया है सेकंड में। ठीक है, तो जो आपका एमकेएस सिस्टम था उसमें लेंथ को मीटर में और आपका एमकेएस से के फॉर केजी यानी कि वेट को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया है। एमकेएस पद्धति को हम लोग जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे सिस्टम है उसको हम लोग एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं, जिसको फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। एफपीएस जैसे नाम से आपको क्लियर होगा, लेंथ को किसमें, फुट में मेजर करते हैं। ठीक है, जो हमारा वेट है उसको पाउंड में मेजर करते हैं और जो आपका यहाँ पे टाइम है उसको किसमें, सेकंड में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो एफपीएस से आपको क्लियर हो गया होगा कि एल फॉर जो लेंथ है वो फुट में, एफ फॉर और पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकंड। ठीक है, अगला आपका जो है एसआई पद्धति यानी कि एसआई सिस्टम। देखिए क्या था कि अलग अलग कंट्रीज अपने अपने हिसाब से चीजों को मेजर कर रही थी, अपने अपने स्टैंडर्ड से मेजर कर। तो एक मीटिंग बैठी पूरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और ये निर्णय लिया गया कि विश्व स्तर पे चीजों का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनल मार्केट होगा उसी मेजरमेंट में ही चीजों को बेचा और खरीदा यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है,
तो इसमें जो भी सिस्टम्स की यूनिट रखी गई उनको हम लोग एसआई यूनिट्स कह दिए, जैसे फोर्स का मात्रक न्यूटन, ठीक है। इसके अलावा मतलब एमकेएस का ही एक क्या है, एक सुधरा हुआ और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका एसआई है, और उनमें ही कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करके जो है इसको एसआई को बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मात्रकों की कौन सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम यही है, ठीक है, तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है, इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई सिस्टम में 7 मूलभूत यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये राशियां तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगर मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो ये हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 है, ठीक है। अगर यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी यूनिट्स हैं। लंबाई की यूनिट है आपकी मीटर, द्रव्यमान का यूनिट है केजी, समय का यूनिट है आपका सेकंड, और वैद्युत धारा का आपका एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल है या एब्रीविएशन है वो भी आपको दिखाया गया है। जैसे मीटर को स्मॉल m से दिखाया गया है, केजी को स्मॉल kg से दिखाया जाता है, सेकंड को s से दिखाया जाता है, एम्पियर को कैपिटल A से दिखाया जा रहा है, टेम्परेचर को केल्विन कैपिटल K से या थीटा से भी दिखाते हैं, ठीक है। कैंडिला मतलब CD यहाँ पे आ जाएगा, और मोल मतलब यहाँ पे m से दिखाते हैं। अब देखो इसमें जो हम लोग डायमेंशन लिखते हैं वहां भी इसी का सबसे बड़ा रोल होता है। यही 7 जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स हैं, इन्हीं के सबसे बड़े रूल्स हैं वहां पे। और वो क्या रोल है उनको देखिएगा। देखिए मीटर जो होता है लेंथ फॉर क्या होता है, लेंथ फॉर लंबाई, तो एल से यानी कि एल जो डायमेंशन होता है वो लेंथ यानी दूरी को दिखाता है। जो द्रव्यमान होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास भी कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेंथ कहते हैं। तो कैपिटल एम को अगर हम इस बड़े ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा मास का यानी द्रव्यमान। टाइम का जो डायमेंशन होगा, टाइम को हम लोग लिखते हैं टी से, तो यहाँ पे कैपिटल टी जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर वो आपका यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा टाइम का। वैद्युत धारा यानी करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, करंट जिसकी यूनिट है एम्पियर, इसका अगर हमको यूनिट लिखना है तो एम्पियर कैपिटल ए और बड़े ब्रैकेट में आपका ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वैद्युत धारा का। वहीं ताप यानी टेम्परेचर की बात करें तो ये कैपिटल के आपके बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बस इतना याद रखेंगे तो डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का आप लिख पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं आपको कुछ लिख के भी दिखाता हूँ, जैसे आयतन का हमको डायमेंशन, ठीक है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है लिखने का, इसको समझिए। तो सबसे पहले तो इसको इसकी यूनिट या फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट लिखेंगे और यूनिट लिखने के बाद डायमेंशन। जैसे हमने आयतन यानी वॉल्यूम की बात करी यहाँ पे, तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यही होता है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमने लिख लिया। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें तो लंबाई यानी लेंथ है आपका मीटर यूनिट होती है, चौड़ाई की बात करें तो यूनिट होती है मीटर, और ऊंचाई की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। अगर तीनों का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इसको हम लोग मीटर का क्यूब लिख सकते हैं। तो हमने पहला स्टेप किया, सबसे पहले उस जो भी हमको क्वांटिटी की यूनिट लिखनी है या डायमेंशन लिखना है, सबसे पहले उसको लिख लिया। फिर उसकी यूनिट जो है वो हमने लिखी है यहाँ पे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उसकी जो भी यूनिट है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब हमको मीटर इंटू मीटर टू मीटर को कंबाइन करके हमने मीटर का क्यूब लिख लिया। अब हमने क्या लिखा कि जो भी दूरी है यानी कि जिसकी यूनिट मीटर होगी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से, ठीक है। तो हमने मीटर को जो हमने रिप्रेजेंट करा, डायमेंशन जो लिखने का तरीका बताया वो एल से हम लिखेंगे, तो एल हमने लिख दिया, ठीक है। और पावर में हम लोगों को क्या करना है, जितने पावर उस यूनिट के ऊपर होंगे उतने यूनिट के ऊपर जितने भी पावर होंगे उतने पावर को लगा देंगे। जैसे यहाँ मीटर के ऊपर
3 है तो लेंथ के ऊपर यानी L के ऊपर भी हम लोग 3 लगा देंगे। तो ये हमारी आपको डायमेंशन मिल गई, ये वीमा हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये वीमा यानी कि डायमेंशन लिखने का तरीका है, प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वीमा लिख लिया। देखो यहाँ पे वीमा जो है इस तरह भी लिखा जाता है और एक और तरीके से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये इसी चीज को ये लिख दें m पे पावर 0, l पे पावर क्यूब और t के पावर 0, तो दोनों जो चीजें दी हुई हैं दोनों सेम चीजें हैं। शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, चलिए अब आप देख पा रहे होंगे। तो दोनों जो चीजें हैं वो सेम चीजें हैं, यहाँ कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है, ठीक है। तो कहीं अगर इसके बजाय ये मिल जाए तो ये मत कह देना कि मास्टर ने तो कुछ और पढ़ाया था और हमको क्या मिल रहा है देखने के। तो अगर किसी भी चीज का 0 पावर है यानी इसकी पावर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसका 1 मल्टीप्लाई में रखो या ना रखो कोई मतलब। दूसरी बात, डायमेंशन किसको बोलते हैं? क्या डायमेंशन जो हमने L लिखा है उसको बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसको डायमेंशन नहीं बोलते। डायमेंशन हम बोलते हैं उसकी पावर को। जो भी हम लोग यहाँ पे एब्रिविएशन लिख रहे हैं, जो भी L फॉर लेंथ अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम अपने समझने के लिए बोल रहे हैं, उसकी जो पावर होती है उसी को ही विमा हम लोग कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशियों को लिखने के क्रम में मूल मात्र को यानी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स लगाई जाती हैं वही हमारी विमाएं कहलाती हैं, वही हमारे डायमेंशन, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप डायमेंशन लिख पा रहे होंगे। तो आपका ड्यूटी क्या है, आप लोग किसका लिख के लाएंगे, बल का, जो बल यानी कि फोर्स का जो डायमेंशन वो लिख करके आप सभी, और हमारे व्हाट्सएप नंबर आप सभी को दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, वहां आपको मैसेज कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कुछ फालतू भी दिए हुए हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं और कुछ जगह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पढ़ना हमें सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीजें मैं बताऊंगा उन पे ज्यादा फोकस करना है, वहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहीं पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के क्रम में हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्टैंडर्ड मीटर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मीटर को समझते हैं, यानी मानक मीटर को समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक मानक मीटर वह दूरी यानी वह लेंथ है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन के पावर 86 से निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का 1650 गुना है। अब देखो इतना बड़ा नंबर किसी को याद भी नहीं होता है और वो पूछता भी नहीं, ठीक है। तो आप के पढ़ने के लिए ठीक है कि जो भी क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाली लाल नारंगी रंग के जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है उसके 1650,763.73 टाइम्स होता है। आप इतना याद रखिए, या आप मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 1,65,000, ठीक है, गुना होता है, ठीक है, क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाला जो भी लाइट है उसके तरंगदैर्ध्य की, किसकी, वेवलेंथ की आपके 1,65,000 गुना है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक आसान तरीका है। तो इस तरह से आप आंसर कर भी पाएंगे। वैसे ये नंबर टोटल अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, हालांकि इस पे क्वेश्चन बना भी नहीं है आज तक। तो अगर पढ़ने मतलब है हमारे सिलेबस में, तो पढ़ने इन द सेंस अगर हमको याद भी रखना है तो क्रिप्टॉन 86 का जो लाल नारंगी रंग है उसके तरंगदैर्ध्य के 1,65,000 गुना जो है आपका क्या होता है, यहाँ पे एक मानक मीटर यानी जो हमारा 1 स्टैंडर्ड मीटर होता है वो हमारा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं 1 स्टैंडर्ड मीटर, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश वर्ष। बहुत ज्यादा यहाँ से मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है और बनेगा भी आगे, ठीक है। कई सारे सेट में बन भी चुका है पिछले बार। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, सबसे पहले डेफिनेशन को समझिए। पहले तो देखो प्रकाश वर्ष, जैसे ही वर्ष सुनते हैं लोग, वर्ष से तुरंत दिमाग में क्या चलता है कि भैया अगर वर्ष यानी कि ईयर की बात कर रहा है ना, तो ये टाइम की ही बात कर रहा होगा, यानी कि हमारा जो यूनिट होगी वो सेकंड ही होगी, ठीक है। ये टाइम का ही, समय का ही बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाता है और इसीलिए फेवरेट है जीकअप का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब उलझाना होता है बच्चों को तो उठा के पटक देता है, ठीक है।
बात को समझिएगा कि क्या होता है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। जब भी कोई लाइट जो होती है वो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। लाइट द्वारा 1 वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, उसे ही उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक दूरी का मात्रक होता है जो कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में भी होती है और किलोमीटर में भी होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो याद रखिए कि 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, ठीक है? या फिर इसको लगभग-लगभग आप लिखना चाहते हैं एप्रोक्सीमेटली लिखना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहते हैं तो 10 टू द पावर 16 मीटर लिख दीजिए, या फिर आप इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो किलोमीटर में जो पावर होगी, जैसा कि मैंने बताया, यूनिट बढ़ती है तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो घट जाएगी, यानी जीरोस का जो संख्या होगा वो घट जाएगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। आपको अगर नहीं याद रहता है कि हम किलोमीटर में लिखेंगे तो हमारे जीरोस की संख्या यानी 10 की जो पावर है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर आपकी यूनिट बढ़ रही है, जैसे मीटर एक छोटी यूनिट है और किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, तो हम बड़े यूनिट की तरफ जब भी जा रहे हैं तो हमारा जो नंबर होगा ना वो घटेगा, और अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे आ रहे हैं, हमारा जो 10 की पावर होगी वो हमेशा बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं और ऐसे एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 3 यहाँ पे आपके जो जीरो हैं वो घट जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 10 की पावर 3 किलोमीटर आपका लगभग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है? अप्रोक्सीमेट का यहाँ पे साइन, ओके? तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मानक किलोग्राम, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड किलोग्राम भी कहते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड किलोग्राम में 1 किलोग्राम जो बराबर होता है वो कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 पे घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है? तो ये आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये भी आप ऐसे भी रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर 25 टाइम्स आपका होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मानक सेकंड यानी स्टैंडर्ड सेकंड की अगर बात करें तो 1 सेकंड बराबर परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 9192631770 टाइम्स जो है कंपन जो करने में जो भी टाइम लगता है उसे ही हम लोग स्टैंडर्ड सेकंड यानी मानक सेकंड कहते हैं, ठीक है? परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा, ठीक है, इतने टाइम्स कंपन करने यानी वाइब्रेशन करने में जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग 1 सेकंड कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इम्पोर्टेंट अगला जो डेफिनेशन है वो आ चुका है, जो कि है माध्य सौर दिवस यानी कि मीन सोलर डेज, ठीक है? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि माध्य सौर दिवस क्या है, ठीक है? एक एक लाइन लिख के दे देगा 4 ऑप्शन में और उसमें से पूछ लेगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि 1 वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं। 1 वर्ष के, 1 ईयर के सभी सौर दिवसों, सभी सोलर डेज के एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं? माध्य सौर दिवस कहते हैं, यानी मीन सोलर डे कहते हैं। या फिर एक माध्य सौर दिवस बराबर होता है 86,400 सेकंड। आप एक ईयर में सेकंड्स की संख्या निकालेंगे तो आपको मिलेगा 86,400 सेकंड, ठीक है? और ये आपका जो है माध्य सौर दिवस कहलाता है, ठीक है? अर्थात एक सेकंड बराबर क्या होता है? 1/86,400 माध्य सौर दिवस। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा कि एक सेकंड बराबर निम्न में से कौन सा आंसर सही है? तो 1 सेकंड बराबर 1/86,400 सेकंड भी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये भी देख लेना। तो 1 सेकंड बराबर 86,400 सेकंड इज द राइट आंसर, 1 बटा, ठीक है? 1 बटे में होगा। और आपका 86,400, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे मीन सोलर डे, तो 1 सेकंड बराबर आपका 1/86,400 मीन सोलर डे के बराबर होता है, ठीक है?
और एक ईयर में अगर सेकंड्स की बात करें तो 86,400 सेकंड। कैसे निकालेंगे? निकालना चाहते हैं अगर तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक ईयर में मतलब 365 दिन होते हैं जनरली, ठीक है? और 365 दिन होते हैं। अगर हम बात करें एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है? या मिनट आप ऐसे निकालिए 24 गुणा 60 गुणा 1 घंटा हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया और आपके 1 घंटे में 60 सेकंड हो गए और आपका इसको आप करके देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले डेफिनेशन के ऊपर। अगला जो डेफिनेशन है वो केल्विन का है कि जल के तृग बिंदु पर ऊष्मागतिकी के तापमान का 1/273.16वां हिस्सा जो है वो 1 केल्विन के तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? एम्पियर की बात करें कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? अगर 2 वायर्स पैरेलल में एक साथ रख दिया जाए 1 मीटर की दूरी पे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना और दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करा दिया जाए, तो अगर वो एक दूसरे पे जो फोर्स है वो 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन अप्लाई करने लगे, तो मतलब ये समझ जाना कि जो करंट फ्लो हो रही है ना वायर्स में, वो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यही आपकी यूनिट है। कैसे याद रखेंगे कि अगर दो वायर 1 मीटर के लेंथ पे रखे गए हैं और वो दोनों एक दूसरे पे 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दोनों वायर्स में वो 1 एम्पियर, ठीक है? और ये जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा? वैक्यूम माध्यम यानी वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन है वो है मोल। मोल से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 के समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे अवागाद्रो की संख्या के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका मान जो होता है वो लगभग 6.023 into 10 to the power 23 अणु यानी कि मॉलिक्यूल, परमाणु यानी कि एटम और आयन यानी कि आयन होता है। अणु मतलब इसको कहते हैं मॉलिक्यूल, परमाणु मतलब कहते हैं इसको एटम और आयन मतलब आयन, ठीक है? तो ये आपका 6.023 इंटू आपका 10 के पावर 23 मोल के बराबर या फिर मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है 1 मोल, ठीक है? या फिर देखो 1 मोल के में पूछ सकता है कि कितने अणु, परमाणु या आयन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में ये बन जाता है कि अवागाद्रो की संख्या निम्न में से क्या है? तो अवागाद्रो की संख्या भी अगर पूछता है, अवोगाड्रो नंबर जिसको बोलते हैं, तो वो 6.023 into 10 to the power 23 होगा। ये दो क्वेश्चन डेफिनेशन से आपके बनते हैं, ठीक है? अगला आपका क्या है? कैंडिला है। कैंडिला की अगर हम बात करें तो प्लेटिनम के हिमांक बिंदु, हिमांक मींस फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट पर आपका 101325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड, किसी भी ब्लैक बॉडी की अगर बात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो, द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न ज्योति तीव्रता का मान जो होता है वो एक कैंडिला होता है। ये आप पूछता भी नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। एक कैंडिला जो होता है वो प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर 101325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर, प्रेशर पर किसी कृष्ण पिंड यानी कि ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/60,000 मीटर स्क्वायर हो, द्वारा पृष्ठ के अभिलंबवत उसके परपेंडिकुलर उत्पन्न जितनी भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक कैंडेला होता है, ठीक है? ये आपका डेफिनेशन। चलिए, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें टर्म बन रहे थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन रहे थे, वो हमने आपको बता दिया है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके बनते हैं इस चैप्टर से कन्वर्जन पे, हर साल आना ही आना है, एक आता ही आता है। तो कन्वर्जन में जो एंगस्ट्रॉम है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, ये सभी का बहुत ज्यादा यूज है। किलो है, मेगा है, जीगा है, टेरो है,
ठीक है, ये सारे का बहुत ज्यादा रोल होता है इम्पोर्टेंट। प्रकाश वर्ष का भी रोल होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 10 टू द पावर 16 मीटर या फिर 10 टू द पावर 13 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको मीटर के टर्म में आप याद रखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ से कैसे यूनिट बनते हैं, सबसे ज्यादा मिली और माइक्रो पे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो 10 की पावर में वैल्यू नहीं जानते हैं कि इसकी वैल्यू होगी का। वैल्यू पता रहेगी तो न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, और वैल्यू नहीं पता रहेगी तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो मेन दिक्कत क्या आती है कि वो न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास इसका वैल्यू पता नहीं होता है। और याद भी रखना थोड़ा टफ होता है, मुश्किल होता है। आप कैसे याद रख पाएंगे इसको समझिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिली, थोड़ा स्पेस बना, यहाँ पे लिख मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो आपको ये सीक्वेंस बस याद रखना। क्या याद रखना है? ये सीक्वेंस याद रखना है। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। टेबल पढ़े है ना, जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, वैसे याद रखो। मिली, माइक्रो, नैनो, एज अ नंबर ही इसको भी लो। ठीक है, तो देखो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको को हम सीक्वेंस में, अगर यही सीक्वेंस में याद रखें तो क्या हम फायदा है, क्या एडवांटेज है? देखो यहाँ पे सब ही 10 की पावर में ही ये नंबर्स लिखे जाएंगे, वैल्यूज लिखी। ठीक है, और कंटिन्यूअसली एक तरह का चेंज हो। मिली में 10 की पावर -3 होता है, वहीं माइक्रो में 10 की पावर -3 में फिर -3 ऐड कर दीजिए। -3 में -3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे माइनस का 3 फिर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? मिली के बाद माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस, नैनो यानी 6 आया, 6 में फिर 3 ऐड कर दो तो 6 और 3 9 हो जाए, फिर 9 में 3 ऐड कर दो तो 10 की पावर माइनस का 12। याद हो गया मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बच्चे छोड़ के भी आते हैं कि थोड़ा सा टफ होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको आप ऐसे याद रखिए और ये आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से किलो, मेगा और जीगा। ठीक है, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, ये आता है आपका टेरो। ठीक है, तो किलो का तो मतलब आप समझ रहे होंगे 10 की पावर क्या होती है? 3 होती है। ऐसे ही सीक्वेंस में यहाँ भी जो है चेंजेस आते हैं, किलो, मेगा, गीगा और टेरो। ठीक है, ऐसे देखिएगा। किलो का मतलब हो गया 10 की पावर आपका 3, माइनस नहीं रहेगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, मेगा का मतलब 3 में 3 ऐड कर दीजिए 6। गीगा की बात करें 10 की पावर 9, और टेरो की बात करें तो 10 की पावर 12। यही डिफरेंस होता है, यही आता है। तो किलो, मेगा, जीगा और टेरो में पॉजिटिव में आते हैं पावर्स, और मिली, माइक्रो, नैनो, पिको में निगेटिव में नंबर्स आते हैं पावर में 10 के। ठीक है, यही अंतर है। तो अब ये सारी चीजें याद हो गई। आपको क्या इसमें नहीं याद हुआ? एक तो माइक्रोन लिख देता है माइक्रो को कभी-कभी, वो सेम चीज है। दूसरी एंगस्ट्रॉम, यहाँ एंगस्ट्रॉम पे क्वेश्चन बन, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं ए की पावर 0, सॉरी ए के ऊपर 0 से इसको डिफाइन करते हैं। ए की पावर ए नॉट लिखा हुआ है, यानी एंगस्ट्रॉम है। 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है? तो ये 10 की पावर -10 दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर -10 आपका एंगस्ट्रॉम। और ये 1/10 की पावर -10 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस में 10। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। बाकी कुंटल की अगर बात करें तो कुंटल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। कुंटल और मीट्रिक टन, कुंटल की अगर बात करें तो 1 मीट्रिक टन बराबर 10 टू द पावर 3 केजी आ जाता है। एक क्विंटल की बात करें तो 10 की पावर 2 केजी यानी किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम अगर है तो उसको हम लोग 1 क्विंटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 क्विंटल बोलते हैं। अगर वही 1000 किलोग्राम है, ठीक है, वही आपका 1000 किलोग्राम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मीट्रिक टन बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मीट्रिक टन बोलेंगे।
ठीक है। बाकी मिली माइक्रो सारी चीजें वही है। देखो माइक्रो मिली को ही मिला के इसने क्या माइक्रोग्राम बना लिया, तो 10⁻6 किलोग्राम के आगे ऐड हो गया है। इसने मिलीग्राम बना लिया है तो 10⁻³ ऐड हो गया है किलोग्राम के आगे। तो जहां भी यूज करेगा माइक्रोमीटर बोल दिया तो मीटर के आगे बस 10 के पावर माइक्रो यानी 10⁻6 ऐड कर देंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे समय के मात्रक में जो है यहाँ पे इसने क्या किया है, वही किया है। देखो मिली माइक्रो नैनो पीको, तो मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻6 नैनो का मतलब 10⁻9 पीको का मतलब 10⁻12 ये आ गया। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आप प्लस और माइनस में पावर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 की घात को, वही चीज यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा है। अगर -1 है तो इसको डेसी बोलते हैं, अगर -2 है 10 की पावर तो उसको सेंटी बोलते हैं। इसके बाद मिली माइक्रो नैनो पीको 10⁻12 तक। इसके बाद आता है आपका फेम्टो, फेम्टो के बाद आता है एटो -15 और 18। हालांकि हमको यही 3 क्वेश्चन बनते हैं और इन पे भी बन, ठीक है। यहाँ से आपका अगर 1 पावर है तो डेका है, इसका हम लोगों को यूज नहीं पड़ता है। 10⁻2 है तो इसको हेक्टो बोलते हैं, हेक्टो का भी यूज नहीं पड़ता है आपको। हेक्टो का यूज पड़ेगा जब आप ईडी पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किलो मेगा जीगा और टेरो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद इसकी ऊपर की पावर अगर देखना चाहते हैं पावर 15 और 18 जो होगा वो पेटा और एक्सा कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी जो यूज होते हैं वो हमने आपको बता दिए। हमने अभी अभी बताया कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, और 1 मीटर भी हमने बताया कि 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर इतना होता है, ये भी हमने बताया। नैनो सेकंड में 10⁻9 हो जाएगा। 1 फेम्टो किलोग्राम, ठीक है, फेम्टो का मतलब 10⁻15 किलोग्राम आ जाता है। ठीक है, फेम्टो एक बार पूछ चुका है, फेम्टो देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है वो है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, तो अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट की यहाँ बात आती है। लिस्ट काउंट का क्या मतलब होता है, तो देखो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट को मेजर कर सकता है वही उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। इसको अलग अलग डेफिनेशंस के थ्रू भी समझाया जाता है, लेकिन सबसे आसान और सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी यूनिट को मेजर कर पाती है वही उसका लिस्ट काउंट होता है, वही उसका अल्पतमांक होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल की अगर बात करें कि इसके एक भाग की लंबाई जो होती है वो मुख्य पैमाने यानी इसमें 2 स्केल होते हैं भाई। ठीक है, जो आपका वर्नियर स्केल होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, टाइप का दिखता है, आप लोग कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेन स्केल होता है और इसके नीचे ही आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, तो देखिए वही कह रहा है कि मुख्य के एक भाग की जो लंबाई होती है उससे कम होती है, इस अंतर को वर्नियर का अल्पतमांक होता है कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग यानी एक पार्ट की जो लंबाई होती है वो मेन पैमाने मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई से कम होती है। ठीक है, और इसी अंतर इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नियर का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, यदि वर्नियर पैमाने के n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भागों के बराबर हैं, तब वर्नियर पैमाने का एक भाग बराबर मुख्य पैमाने के n-1 अपॉन n भाग के बराबर होता है। हालांकि ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल के पार्ट हैं। यहाँ से कभी भी आपसे थ्योरी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अल्पतमांक बराबर आपका हो जाता है मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर। इससे बना सकता है, अगर एग्जामिनर टफ थोड़ा सा बनाना है घुमाना चाहता है तो यहाँ से बना सकता है कि वर्नियर का अल्पतमांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो लिख देगा, एक लाइन ये लिख देगा कि मुख्य पैमाने यानी मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल होता है उसके डिफरेंस के बराबर होता है, और दो तीन और ऑप्शन डाल के दे सकता है। ठीक है, बाकी कोई यहाँ से नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाने की शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा के ठीक में न हो तो यह दोष शून्यांक त्रुटि कहलाता है। ये लाइन बनी। ठीक है, कि शून्यांक त्रुटि क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है। तो जब भी आपका जो दोनों स्केल्स हैं वो ठीक ठीक जीरो जीरो पे नहीं मिल रहे हैं तो मतलब इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर है, यानी आगे पीछे हो जाता है, चलाते चलाते चूड़ियां घिस जाती हैं। ठीक है, कोई और एरर आ जाता है, इशू आ जाता है, या बैठा नहीं पाता है उसको जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं।
तो प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व लेंथ जो होता है वो मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर को का मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक के बराबर होता है। वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई यानी ऑब्जर्व लेंथ माइनस शून्यांक त्रुटि यानी चिन्ह सहित आपका ये आपका हो जाए। ठीक है, देखिए खैर बाकी ये जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो सारे हम ऑब्जेक्टिव में लगवाएंगे, इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं क्या कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी की मुख्य मापनी को 0.5 मिलीमीटर के भागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर मापनी के 50 भाग मुख्य मापनी के 49 भाग के साथ मिलते हैं। मापनी का अल्पतमांक क्या होगा यानी लिस्ट काउंट क्या होगा ये आपसे बोल रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखो उन्होंने कहा भी है कि जो वर्नियर मापनी का 50 पार्ट है और जो मेन मापनी है, मेन स्केल है, उसमें 50 भाग ही हैं। ठीक है, तो एक कम है, एक का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे मुख्य मापनी पर एक भाग का जो मान है वो कह रहा है 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, और वर्नियर के एक भाग का जो मान होगा वो 0.5 इंटू जो मेन स्केल का जितने खाने हैं अपॉन जो आपका वर्नियर स्केल पे जितने खाने हैं, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे एक भाग का मान निकल जाएगा। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पे 0.5 में से घटा देने पे जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। हालांकि ये थोड़ा सा हम इसको और इजी बना के ट्रिक के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव सेशन में समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज, या इसको हम लोग पेंच मापी भी कहते हैं। ठीक है, तो पेंच मापी जो है वो बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए यानी सबसे सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए हम लोग पेंच मापी यानी स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है, पेंच के सिरों को एक चक्कर घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित आगे या पीछे होती है उसे पेंच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। जैसे आपने नट बोल्ट कसा होगा ना, तो एक बार घुमाने पे वो सुई की नोक जितना आगे बढ़ता है, ठीक है, उस पेंच का क्या कहलाता है, वो चूड़ी अंतराल कहलाता है। जो एक राउंड घुमाने पे वो आगे बढ़ रहा है, घिसक। ठीक है, साधारण पेच मापी स्क्रू गेज जो होती है वो चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये भी कह रहा है कि जो सिंपल स्क्रू गेज होते हैं उनमें 0.1 सेंटीमीटर ये जो है चूड़ी अंतराल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंच मापी का अल्पतमांक बराबर यहाँ पे पेंच का चूड़ी अंतराल अपन गोलीय पैमाने पर बने कुल खानों भागों की संख्या होती है। ठीक है, पेंच मापी द्वारा प्रेक्षित माप जो होता है वो मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने यानी उसमें जो ये क्या कहते हैं आपका स्क्रू गेज होता है, इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है गोल पे, यानी कि जो नट होता है उसके ऊपर बना होता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका लाइन टाइप का स्केल वहां पे होता है। ठीक है, तो रेखा में मिलने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक आपका यथार्थ माप यानी एक्यूरेट वैल्यू जो होगी वो प्रेक्षित मांग ऑब्जर्व वैल्यू माइनस शून्यांक त्रुटि कर देंगे तो वहां पे लगभग लगभग एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी की अगर बात करें, ठीक है, तो किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है, यानी उसकी लिस्ट काउंट पर डिपेंड। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी है या फिर जो यथार्थता की सीमा है वो किस पे डिपेंड करती है, तो उस वैल्यू के लिस्ट काउंट पे यानी अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा, जितना कम होगा, उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही यथार्थ होगी, उतनी ही एक्यूरेट होगी। वो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अल्पतमांक क्या बताता है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, कि वो कितनी छोटी से छोटी यूनिट को मेजर कर सकता है। तो अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर यहाँ पे जो यूनिट है वो सबसे ज्यादा छोटा है, वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को मेजर कर सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि एक न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है, जो कि ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। बाकी हम आपको इसको ऑब्जेक्टिव कराते टाइम सारी चीजें समझाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने यहाँ पे सीखे पढ़े उसमें से कुछ और चीजें एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला के दे दी गई हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, भौतिक राशियां दो हिस्सों से बनी हुई हैं, जैसा कि हमने आपको बताया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। ठीक है, भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की हैं, पहला आधारित या फिर मूल यानी कि फंडामेंटल है, और दूसरा व्युत्पन्न है यानी आपका डिराइव्ड है, तीसरा आपके सप्लीमेंट्री है। ठीक है, मेन आपके दो यहाँ पे लिए जाते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, तलीय कोण तथा घन कोण जो होते हैं वो दो पूरक राशियां हैं, और इनकी जो जो यूनिट है वो रेडियन तथा स्टेरेडियन। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एक माध्य सौर दिवस की बात करें तो 86,400 सेकेंड होते हैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10 के पावर 3 किलोमीटर या 3.26 पार्सेक के बराबर होता है। वास्तविक लंबाई वर्नियर पैमाने का बराबर होता है प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि, जो भी हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाली है वस्तु की मेजर करके, उसमें से अगर हम जीरो एरर को माइनस कर दें, जो भी जीरो एरर आ रहा है, तो हमको एक्यूरेट वैल्यू लगभग मिल जाए। पीएच मापी की बात करें तो वही है, ऑब्जर्व वैल्यू अगर हम ले करके जो भी मेजर करके हम कुछ मान लो रीडिंग ले लिए और उसमें से जो उसका जीरो एरर है उसको माइनस कर दें, तो उसका हम लोग एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर। और जो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर, भाई 6400। तो न्यूमेरिकल ध्यान करते समय ध्यान रखना है कि जो चीजें मीटर में ली जा रही हैं उनको मीटर में ही लेके सॉल्व करेंगे, जिसको किलोमीटर में लेके सॉल्व कर रहे हैं उनको किलोमीटर में ही लेके सॉल्व करेंगे। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो हमें जो है हमारा आंसर गलत नहीं होगा। थोड़ा कन्वर्जन का ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीजें मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। और स्टूडेंट्स देखिए, क्लासेस तो आप सभी के स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट 40 डेज में पूरा प्रयास तो रहेगा कि आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाए एक बार, ठीक है। तो उसके बाद एक और जो है दोबारा से रिवीजन आपका करा दिया जाए, ठीक है। तो बाकी थोड़ा-सा आप लोग इसमें हमारा और मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और वो है बच्चों की संख्या बढ़ाकर। आप अपने दोस्त, अपने आस-पड़ोस के लोग, ठीक है, अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो आपके जान-पहचान में हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ से पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप भी तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप क्विज़ेज़ कर रहे हैं, उनसे आपसे आपको हेल्प मिल रही है, चीज़ों को सीखने में मज़ा आ रहा है हमारे से, ठीक है? तो आप दोस्तों को अपने इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप यहाँ से जॉइन कर लीजिए, और उनको हमारा व्हाट्सएप नंबर 9076929784 दे सकते हैं, या कोई हमारी वीडियो उनको ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा और एनर्जी मिलेगी, और जल्द से जल्द हम भी और भी बेहतर ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और जल्द से जल्द आपके सिलेबस को कवर करके दोबारा से एक बार फिर से रिवीजन आपको दे पाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। और लाइव सेशन जो भी होता है, उसमें अपनी 100% अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज कराइए। इसमें आपका भी बेनिफिट है कि एक तो लाइव के लाइव आपका क्लास खत्म हो जाएगा, साथ के साथ उसके बाद बचे हुए टाइम में आप क्विज़ेज़ कर पाएँगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ें, आपकी चीज़ें पीछे नहीं छूटेंगी, आप साथ के साथ हमारे चलते रहेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर पाएँगे। जैसे कि अब ऐसा ना हो कि हम पहुँच गए हैं 30वें चैप्टर पे, आप पहुँच गए हैं अभी तीसरे चैप्टर पे, तो ये बहुत खराब आदत होती है। तो साथ के साथ करना है, और अगर कोई डाउट है तो जो सेशन हो चुका है, जो क्लास हो चुका है, उसका डाउट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, तो जो भी आज का लाइव ऑब्जेक्टिव क्लास है शाम का 4 बजे से, उनमें आप सभी जुड़िए। और आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।